यस सर। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल के ऊपर। तो कल हमने बात की थी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वेबिनार ऑलरेडी यूट्यूब पे लगा हुआ है। प्लीज़ आप सब उसको ज़रूर विजिट कीजिए। आज हम बात करेंगे मेडिकल के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। तो आज उसको साकार भी करेंगी। आज हमारे बीच में ईशा जी। ईशा जैन मैम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और लगभग 7 साल से इस कार्य में वर्क कर रही हैं। और न्यूमरोलॉजी में उनकी अच्छी पकड़ है। बहुत सारी क्लासेस अभी आने वाली हैं, जिसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, फ्रोनोलॉजी, आपका प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी और मेडिकल और मोबाइल तो अभी 1-2 दिन में ही आ रही हैं। तो आप सभी लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईशा मैम, आज के सेशन की शुरुआत कीजिए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरूर, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़े हैं। प्लीज। राधे राधे ऑल ऑफ यू। मैं ईशा विजयन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वेबिनार का शुरुआत करते हैं हम गणेश जी को याद करके। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम देखते हैं मोबाइल मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या होती है। तो हम लोग उसे इसलिए सीखेंगे क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। हम बोलते हैं ना, हेल्थ अच्छी है तो वो इंसान वेल्थ आराम से कमा सकता है। क्योंकि हेल्थ अच्छा है तो सब अच्छा है। जैसे कि आपके पास अच्छी जॉब है, आपके पास अच्छा बिजनेस है, अच्छा घर है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो सब चीजों में आपको रुकावट आती है। तो हेल्थ है तो इंसान वेल्थ आराम से कमा सकता है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है आजकल जो है। हर जगह पे, हर 100 में से 90% घरों में, हर एक घरों में हर एक इंसान बीमार होता ही है। जनरल ये देखा गया है। बहुत साल से हम देखते आ रहे हैं कि हर किसी के घर में किसी न किसी को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती ही है। तो क्यों ना हम हमारे घर का डॉक्टर खुद बन जाए। डॉक्टर इन मतलब बहुत सारी चीजें, 70 to 80% चीजें हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर सपोज हमारी अगर कोई दशा अच्छी नहीं है, उसमें कोई प्लैनेट आता है या अंतरदशा में कोई प्लैनेट आता है, उस टाइम हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, प्लैनेट से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हमें, तो वो सब हम पहले से उसका प्रिकॉशन लेना चालू करेंगे। एंड हम लोग जो है उसके लिए रेमेडीज करेंगे तो हम उस चीजों से बच सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हर किसी का जो जो डेट ऑफ बर्थ होता है, हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं। वो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उस पे हम, उसी से हमें क्या डिसीज होने वाले हैं या क्या डिसीज आ सकते हैं, हम ये डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं। एक मिनट में एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। जी मैम। 1 मिनट सर। ओके। हाँ सर, ये शेयर नहीं हो रहा है। आप मुझे भेज दो, मैं शेयर कर देता हूँ। जी। ओके ओके। तो अभी देखिए, हमने देखा कि मेडिकल क्यों जरूरी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो है हमारा रूट नंबर पता होना चाहिए, डेस्टिनी नंबर पता होना चाहिए। जब हमें हमारा रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर जब पता चलेगा, तो उसी के बाद हम
एनालाइज कर सकते हैं कि हमें क्या, कौन सा डिसीज हो सकता है, हमारे डेट ऑफ बर्थ में कौन से कॉम्बिनेशन आते हैं, उससे हमें क्या कौन सा मतलब हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये सब। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है हमारा रूट नंबर, उसे हम बीएन बोलते हैं, एंड डेस्टिनी नंबर को हम डीएन बोलते हैं। बीएन का मतलब होता है बर्थ नंबर। तो अभी हम देखते हैं, अभी अगर सपोज मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, सपोज ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया। अभी इसमें हम देखेंगे कि बीएन क्या है। बीएन का मतलब जो होता है, सब लोग अपना अपना भी निकाल लीजिए, अपनी हाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। देखिए, बीएन का मतलब होता है बर्थ नंबर। तो हमारी बर्थ डेट क्या है, 12 है। तो 1 + 2 कितना होता है, 3। तो ये हमारा बीएन निकल गया। और अभी हम निकालेंगे डीएन, मतलब डेस्टिनी नंबर। तो डीएन हमारा क्या है, तो डीएन हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम करेंगे 1 + 2 प्लस अगेन 1 + 2 + 1, क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका सबका एडिशन करेंगे। तो इसमें 12 10 2010, तो 1 + 2 + 1, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए +2 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा ये। तो हमारा डीएन जो है वो है 7। तो ये चीज समझ आ गई सबको, अपना अपना बीएन डीएन निकाल सकते हो आप। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अगर सपोज मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया 15 एंड 3 1986, तो अभी हम देखते हैं इसका बीएन क्या निकलेगा। इसका बीएन जो है वो रहेगा 5 + 1 6 हो गया। एंड डीएन इसका जो होता है वो होगा, सबकी एडिशन करेंगे, तो 1 + 5 + 3 + 1 + 9 + 8 + 6। तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका एडिशन जो आएगा वो हमारा जो रहेगा वो बीएन रहेगा। ये होता है 33। से सिंगल नंबर पे हम ले आएंगे इसे, ये हो जाएगा 6। तो सभी को ये पता चल गया हमारा बीएन क्या है और डीएन क्या है। फिर अभी हम देखते हैं, अभी मैं एक दो एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे एक सुष्मिता सेन है। अभी इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1911 1975। तो इनका जो बीएन है वो आता है 1, एंड डीएन जो आता है वो 7। तो हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन आया, ये 1 और 7 का कॉम्बिनेशन हमारे पास आया। तो ऐसे ही हम हमारे सबके डेट ऑफ बर्थ में कोई कॉम्बिनेशंस आएंगे, और हर किसी का मीनिंग अलग होगा। हर किसी के कॉम्बिनेशन से हम डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी 1 और 7 की कॉम्बिनेशन जो है वो क्या दिखाता है, इन्हें हार्ट इश्यूज, क्रोनिक इशू, बीपी और हेडेक, ये चीजें दिखाता है। तो ये चीजें जो है ये आज भी ये चीजों को फेस कर रही है। और सेकंड हम देखते हैं कि शाहरुख खान, अब शाहरुख खान जी जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 11 1965। तो इनका बीएन जो है वो 2 है, एंड डीएन जो है वो 7 है। तो इन्हें देखो, जो इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, 2 और 7 का बन रहा है। तो इन्हें बैक इश्यूज हो सकते हैं, कोल्ड कफ हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, इनको मूड स्विंग्स हो सकता, मतलब इनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक होता है। तो ये, और इन्हें तो पूरे सब लोग जानते हैं, हम हर कोई जानता है और सभी को पता है कि इन्हें बैक पेन का इतना प्रॉब्लम हुआ था। तो ये मूवीज में आना छोड़ दिए थे। जब इन्होंने अपने नेम करेक्शन करवा के बैलेंस किया,
उसके बाद इन्होंने फिर से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है। फिर उसके बाद हमने देखा है, इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है, अमिताभ बच्चन जी सबको सभी लोग जानते हैं। तो इनका बीएन जो है वो 2 आता है एंड डीएन जो है वो 1 आता है। तो इन्हें जो है, इन्हें आई इश्यूज है, इनको बहुत आई से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर अभी हम देखेंगे कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो जैसे उसका कॉम्बिनेशन 5-1 आ रहा है, उसका बीएन डीएन जो है वो 5 और 1 है। तो 5-1 अगर आता है तो ये टीथ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं इसे। तो लेकिन अब ये बॉर्न बेबी है, 3-4 महीने का बच्चा है वो, तो उसे तो टीथ आया नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये कॉम्बिनेशन आने के बाद भी इसको टीथ की प्रॉब्लम नहीं आई है? क्योंकि इसीलिए हमें सीखना है महादशा और अंतरदशा। जब हम महादशा निकालेंगे, जिस महादशा में वो प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं, उसे उस टाइम उसकी प्रॉब्लम आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको 2 और 1 है तो आपको लाइफ टाइम में आई इशू होगा, ऐसा नहीं है। तो आपकी जब महादशा और अंतरदशा में जब ये प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं, तभी जाके हमें ये चीजों की प्रॉब्लम आती है। और हम अगर महादशा से हमें पता चल रहा है कि इस टाइम में हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, उसके पहले से ही जब हम सीख लेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कौन से टाइम में क्या आने वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले से प्रिकॉशन लेना चालू करेंगे। इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बाद हमें कौन से मंत्र चैंट करना चाहिए, कब हमें फास्टिंग कब करना चाहिए, फिर इसके बाद हमें कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। तो हम अगर वो चीजें करते हैं तो 70% हम अपने आप को क्योर करते हैं। तो ये चीजें होती है। तो इसीलिए हमें महादशा और अंतरदशा इसमें बहुत जरूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमें कौन से मंथ में प्रॉब्लम, कौन से ईयर में, ईयर के कौन से मंथ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हम यहाँ से सीखेंगे। तो महादशा और अंतरदशा ये सबको समझ आ गया। तो ये सारे इसके कैलकुलेशंस होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो है, इसमें आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 दोषास आते हैं। एक पित्त दोष, वात दोष एंड कफ दोष। अब ये तीनों दोष जो है, ये तीनों के ये दोष का ह्यूमन बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये जो है वो आपके वो आपके एलिमेंट्स पे डिपेंड होता है। जैसे कि 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमें ये दोशा में, दोशा जो है, हर इसके कॉम्बिनेशन बन के दोशा बन रहे। तो अभी हम वो देखते हैं। पहले तो हमें ये समझ आ गया कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है। क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो भी डिसीज है उसको पहले से ही हम उसे, मतलब कौन सी डिसीज आने वाली है उसको आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए। एंड सेकंड ये है कि हमें जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए हम पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दे। ये चीजें हम कर सकते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। फिर हम देखते हैं कि 3 दोषा कौन से 3 दोषा जो होते हैं, वो वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये होता है 3 दोषा। और ये तीनों जो है हमारे बॉडी पे जो है, इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो है आयुर्वेदा से आए हैं। और ये जो है ये डिपेंड है 5 एलिमेंट्स पे। तो अभी हम देखते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं। और ये जो त्रिदोषा है, ये हमारे जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है, इस पे इनका इम्पैक्ट ये होता है, ये इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है ये हमारे बॉडी पे। फिर अभी हम देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स कौन सा होता है। जल, अग्नि, आकाश, वायु एंड पृथ्वी। फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्पेस या इथर, ये बोल सकते हैं। ये हमारे हैं 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स को बन के ही दोषा बने हैं। फिर अभी हम तो देखते हैं कि अगर वात दोष आता है, तो ये वात दोष किसका कॉम्बिनेशन है, ये स्पेस एंड एयर। ये कॉम्बिनेशन जो है ये स्पेस एंड एयर का है। पित्त दोष जो है ये हमारा फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। फिर हम देखते हैं
कि कफ जो है ये हमारा अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मान लो अभी पित्त प्रकृति वाला है कोई, तो ये फायर प्लस वाटर, जैसे आप खाना खा रहे हो, तो खाना ये क्या हो गया, आपका फायर हो गया। और आप जो बीच बीच में पानी जब पीते हो तो ये हो गया वाटर। तो अगर आप ये दोनों चीजें साथ में करते हो तो ये पित्त प्रॉब्लम आपकी बढ़ा देगा। तो ये है। फिर अभी हम देखते हैं कि हर एक पर्सन जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होता है, तो जिस डेट ऑफ बर्थ में ये पैदा होता है उसे एक नंबर दिया है, और वो कौन से दोषा के अंडर आता है ये एक मैंने चार्ट दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे जिसका डेट ऑफ बर्थ 19 है, 1 है, 10 है, 28 है, तो ये सिंगल नंबर पे क्या होता है, ये 1 होते हैं। तो ये जो है ये सन माना गया है, 1 नंबर में सन। तो ये है पित्त दोष। जो भी पर्सन 19, 1 एंड 10, 28 को बॉर्न हुआ है वो पित्त दोष में आता है। एंड 2 नंबर जो है वो कफ दोष, मतलब मून 11, 2, 20 एंड 29 को जिसका बर्थ हुआ है वो आता है कफ में। और थर्ड नंबर जो है जुपिटर, ये 12, 21, 3 एंड 30, ये जो है जुपिटर का। तो ये ये किसका आएगा? कफ दोष के अंडर आता है। और 22, 4, 31 एंड 30 ये होता है राहु का, ये है वात प्रकृति दिखाता है। 5 जो है ये भी वात प्रकृति दिखाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ 14 है, 23 एंड 5 है। तो ये मरकरी का, ये भी वात प्रकृति ही दिखाएगा। और नंबर 6 जो है ये कफ दिखाता है। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सबको? थंब दिखा के बताइए। सर वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे 7। 7 नंबर जो है वो कफ, ये 25, 16 एंड 7 नंबर जिसपे 7 है वो कफ के अंडर आता है। और 8 नंबर जो है ये वात प्रकृति का होता है, इसमें 17, 8 या 26 ये होता है सैटर्न का, इस पे आता है। एंड नंबर 9 जो है ये पित्त प्रकृति होती है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 27, 9 और 18 आता है, वो पित्त पित्त दोष में आएगा। ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं कि अभी सबको पता चल गया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ किस दोषा के अंडर आता है, ये तो पता चल गया। लेकिन अभी हम दोषा में और चीज सीखेंगे, जो देखेंगे एक सिंगल दोषिक होता है, ये एक जो होता है ट्राइदोषिक होता है, एक बायदोषिक होता है। मतलब ये सिंगल दोषिक में कौन कौन आएगा वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि देखो, सिंगल दोषा जो है, अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 19 है, तो 1 नंबर हम लिखेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1, सेकंड में लिखेंगे 9। और 1 एंड 9 का सिंगल डिजिट पे क्या आता है, 9 प्लस 1 10 होता है। 10 को अगेन हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो क्या बनता है, 1 बनता है। तो 1 जो है ये, अभी जो हमने टेबल देखा था उसमें अभी आप देखोगे कि 1 जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पर 1 जो है ये पित्त प्रकृति है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 जो है वो पित्त आएगा। और जो 9 है ये भी पित्त प्रकृति आया। और फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो कंपाउंड जो आता है 10, उसको सिंगल नंबर पे हम लेके आते हैं तो आता है 1। तो 1 अगेन किस पे आया है, पित्त दोष पे आया है। तो ये जो है यहाँ पर 1 के नीचे हम पित्ता लिखेंगे, और 9 के नीचे हम पित्त दोष लिखेंगे, और 1 के नीचे भी पित्त लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों के कॉलम में क्या आया, पित्त आया। मतलब ये जो पर्सन है 19 को जो बॉर्न हुआ है, ये पर्सन जो है ये सिंगल दोषिक है, ये पित्त प्रकृति वाला है। ये चीजें हम समझेंगे। अब सिंगल दोष में कौन से नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आएगा। और इसमें 10, 20, 30 ये जो नंबर है ये भी सिंगल दोषिक है। अभी हम देखते हैं बाय दोषिक। बाय दोषिक मतलब इसमें टू टू दोषा आते हैं। तो वो टू दोषा कौन से है,
जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 25। 25 में टू जो है, ये किसे डिनोट करता है? कफ। टू नंबर वाले जो होते हैं ये कफ के अंडर होते हैं, एंड 5 नंबर वाले जो होते हैं वात के अंडर होते हैं। 2 + 5 कितना होता है? 7। अब 7 के कॉलम में हम चेक करेंगे कि ये कौन सी प्रकृति है, फिर अगेन ये कफ प्रकृति है। तो फिर अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पर्सन है इसके लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट वात का होता है, और ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो कफ का होगा। ये चीजें हमें यहाँ से पता चलेगी बायदोषिक में। फिर अभी कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है वो ट्रायदोषिक आती है। तो जब भी हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमें दिख रहा है कि दो दोषा आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बायदोषिक रहेगा। जिसमें 3 दोषा आ रहे हैं वो हमारे लिए ट्रायदोषिक रहेगा। जो सिंगल है वो सिंगल दोषिक रहेगा। ठीक है, फिर अभी हम देखते हैं कि ट्रायदोषिक। ट्रायदोषिक क्या है? 2 और 8। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है। 2 जो है वो कफा है, 8 जो है वो ये वात है। 8 + 2 कितना हुआ? 10। ये अगेन क्या हुआ? सिंगल डिजिट पे आ गया, 1 पे आ गया। फिर अभी देखते हैं कि 1 भी जो है वो पित्त है, तो यहाँ पर क्या है? 2 कफ दिखा रहा है, 8 जो है वो वात दिखा रहा है, 1 जो है ये पित्त दिखा रहा है। तो इस पर्सन, जो ये पर्सन है, इस पर्सन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का होगा? पित्त का होगा, क्योंकि इन दोनों से इन दोनों को इनके कंपाउंड को सिंगल नंबर पे लाने के बाद जो नंबर हमें मिला उसका इम्पैक्ट अपने लाइफ पे सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो गया 1। 1 से हमें पित्त, मतलब ये जो पर्सन है इसमें ज्यादा जो प्रकृति है वो पित्त दोष की है। और कफ एंड वात जो है वो थोड़े थोड़ा है, लेकिन तीनों दोष तो है, बट पित्त दोष जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मैंने लिया यहाँ पर, अगर सपोज मैंने लिया यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अगर मैंने लिया यहाँ पर 23, तो 23 में हम देखेंगे 2 जो है ये कौन सी प्रकृति में आता है? पहले हम लिखेंगे 2 कौन सी प्रकृति में आता है, फिर हम लिखेंगे 3 कौन से इसमें आता है, और फिर हम लिखते हैं कि ये 3 + 2 जो है वो होता है 5। ये किसके अंडर आता है? फिर 2 जो है, अभी हमने जो टेबल देखा था, 2 किसके अंडर आता है? मून के अंडर आता है। ये देखिए 2 जो है ये कफ प्रकृति के कफ प्रकृति में आता है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर के लिखेंगे। फिर देखते हैं 3 के बाद 3 किस में आता है? 3 जो है वो है जुपिटर का। तो 3 जो है ये कफ में आता है, तो अगेन यहाँ पर क्या आया? के आया। और फिर अभी हम देखते हैं कि 5 किस पे आता है? 5 जो है वो हो गया वात। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो वात दिखा रहा है। इस तो जो है वो हमारे पास 5 है, और ये जो है ये वात। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, मैं नेटवर्क चेक कर रही हूँ। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? ओके ओके, यस। सबको विजिबल है? यस। ओके, फिर अभी हम देखते हैं कि अब सबको समझ आ गया, सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हैं।
एक एग्जांपल मैं और देती हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जांपल में हमने लिया है, अगेन कोई डेट ऑफ बर्थ लिया है, हमने अगर लिया 31। ओके, 31 लिया अभी। तो इसमें हमने देखा कि थ्री जो है ये कौन सा दोषिक है, वो पहले हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वन कौन से दोष दोष में आता है। फिर अभी हम देखते हैं 3 और 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हमें थ्री जो टेबल हमने दिया है उसमें देखना है, 3 जो है ये कफ में आता है। तो हम यहाँ पर 3 के नीचे लिखते हैं के, यानी कफ। फिर हम देखते हैं थ्री थ्री किसके अंडर आता है, ये भी आता है कफ के अंदर। फिर अभी देखते हैं कि 1 किस, सॉरी, इसके बाद हम देखते हैं कि 4 किसके अंडर आता है। 4 जो है ये वात में आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा बी। तो इसका मतलब जो है, जो सिंगल कंपाउंड है इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा होगा, और इसका होगा बट थोड़ा सा होगा। ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर ये दोषा बैलेंस अगर नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये इम्बैलेंस है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे हमें बैलेंस करना चाहिए। तो हम इसे बैलेंस कैसे, अगर सपोज आप बोलोगे कि हम ये कैसे पहचाने कि ये वात दोष जो है इनका ये बैलेंस है या नहीं है। तो जो पर्सन में बहुत सारी एनर्जी, मतलब कोई पर्सन बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, और लुकिंग वाइज बहुत स्लिम होता है, और मल्टीटास्कर होता है, और बहुत दयालु होता है, काइंड हार्टेड होता है, और उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तब हम समझेंगे कि वात दोष जो है ये बैलेंस है। लेकिन अगर वात दोष इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक पेन होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है, एब्डोमेन में पेन होगा, फिर स्किन ड्राई होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीजें हमें इससे आएगी। फिर हम मतलब अनस्टेबल मूड होगा, ये बहुत मूडी, कभी मतलब कभी इनका मूड अच्छा है तो कभी इनका मूड खराब हो जाएगा, इनको मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी मतलब पुअर हो सकता है। तो ये चीजें आती है तो हम तब समझते हैं कि ये जो है इम्बैलेंस है हमारा, वात दोष जो है वो इम्बैलेंस है, तब हमें पता चलेगा। फिर अभी हम देखते हैं कि बैलेंस, पित्त दोष। अगर पित्त दोष अगर बैलेंस होता है तो ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है, ये मतलब इनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, इनके हेयर्स एंड स्किन बहुत हेल्दी होते हैं, इनका मतलब सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, इनकी वॉइस बहुत क्लियर एंड लाउडली होती है। और अगर इसी जगह पे ये अगर इम्बैलेंस है, तो ये क्या, इम्बैलेंस अगर है तो इनमें बहुत मतलब गुस्सा बढ़ जाता है, एंगर इशू हो जाता है, और बहुत जेलेसी बढ़ जाती है, और इनके फेस पे मतलब एक्ने आ जाते हैं, उसके बाद स्किन ऑयली रहती है, और इनको बहुत, जब देखो तब भूख, बहुत ज्यादा भूख लगती है, और बहुत पसीना आता है, गर्मी होती है। तो ये सारी चीजें अगर हमें दिखती है तो हम उसी जगह पे समझेंगे कि पित्त दोष इसका इम्बैलेंस है। फिर अभी हम देखते हैं कि कफ दोष अगर बैलेंस होता है तो क्या होगा कि ये जो पर्सन है इनके बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, मसल्स अच्छे होंगे, बिग मसल्स होंगे, थिक हेयर्स होंगे, ब्रॉड आई लैशेस होगी, ब्रॉड चेस्ट होगा। तो ये जो है कफ दोष अगर बैलेंस होता है तो ये पर्सन जो है ये रोमांटिक होगा, लविंग होगा, इमोशनल होगा, और मतलब मदरली टच होगा। तो ये बैलेंस होने से ये होगा। लेकिन यही इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो इन्हें पूरे रात ठंड लगते रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, इनके जॉइंट पेन्स होते हैं, एंड मतलब ओवर स्लीपिंग की हैबिट होती है। ये सारी चीजें अगर हो दिखे तो हम समझेंगे कि ये कफ दोष है। सबको समझ आ रहा है ना? ओके। मैडम थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना। जी 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 सर। तो ये सारी चीजें जो है हमें
जब हम ये कोर्स में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज करेंगे हम। फिर अभी जैसे कि देखो कि जो हर प्लैनेट है, हर प्लैनेट को एक ऑर्गन, हर प्लैनेट का एक ऑर्गन होता है। और हर प्लैनेट के डिसीज होते हैं, हर प्लैनेट के लिए एक बॉडी पार्ट डिसाइड किया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि प्लैनेट एंड इट्स डिसीजेस। अगर सपोज नंबर 1 आता है, ये आता है सन का। और पहले तो हमें इसमें एक वैदिक ग्रिड आती है। मोबाइल न्यूरोलॉजी के लिए हम वो ग्रिड भी सीखेंगे, वो ग्रिड को कैसे यूज करना है हम वो देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ में हम डेस्टिनी नंबर एंड बर्थ नंबर निकालेंगे। फिर उसके बाद हमें महादशा कौन सी चल रही है और वो निकालेंगे। उसके बाद हम प्रत्यंतर दशा निकालेंगे कौन सी चल रही है। तो हम ये सारी चीजें जो है और अपना डेट ऑफ बर्थ, इसे सबको हमको ग्रिड में फिल करना है। फिर उसके बाद हमें जो जो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, उस कॉम्बिनेशन से हमें कौन सी डिसीजेस आ सकते हैं वो हम देखेंगे। और इसमें हम बहुत सारी रेमेडीज देने वाले हैं, बहुत सारी 100+ रेमेडीज रहेगी इसमें। मतलब 100 से ज्यादा ही रहेगा। इतना पूरा बहुत सारा रेमेडीज कैसे यूज करना है, क्या है, ये सारा चीज हम इसमें देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अगर सपोज सन अगर आता है, तो आपका सन जो है वो आँख, आईज जो है आपकी, वो सन का ऑर्गन होता है। तो इसमें क्या है, अगर आपका सन खराब हो गया तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको जो है बाल्डनेस आएगा, बाल झड़ेंगे, बहुत सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम रहेगी, हाई फीवर होगा। उसके बाद आई रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपका जो बीपी है लो हाई ऐसे होगा। और जिसका भी जो मतलब जिसको 4th मंथ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई है, तो ये समझ लेना कि उसका सन खराब है। तो अभी अगर हम पहले से ही ये एनालिसिस करके रखते हैं तो ये चीजें हमें पहले ही पता चल जाएगी कि इस टाइम में मेरा सन खराब होने वाला है। तो उस टाइम मैं उसके लिए कोई रेमेडी कर सकती हूँ, या उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें 4th मंथ प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम देता है। फिर उसके बाद इससे मतलब बोन रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे, इससे माइग्रेन इश्यू भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। तो और ये जो है पित्त रिलेटेड होता है। सन जो है हमने सीखा था, वन जो है ये पित्त रिलेटेड होता है। और फिर अभी हम देखते हैं कि मून, मून जो है ये कोल्ड एंड कफ। मून अगर वीक है आपका, तो ये कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम दिखाएगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम होगी, आप बहुत लेजी फील करोगे, बहुत लेजीनेस आ जाएगा आप में। फिर आई के डिसीजेस भी इसमें आएंगे, और ब्लड में इम्प्योरिटी आएगी। तो उसके बाद जो है मतलब ये पर्सन बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। और इसमें मतलब प्रेगनेंसी इशू आएंगे, शुरू से एंड तक प्रेगनेंसी इश्यूज रहेगा। तो इसीलिए पहले ही हम देखेंगे कि हमें ये कौन से टाइम में आ रहा है और हमें इसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए। और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, एलर्जी हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपका मून वीक है तो होगा। फिर अभी हम देखते हैं कि जुपिटर, जुपिटर जो है ये अपना 3rd प्लैनेट है। और ये जो है हमें जैसे कि 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का 3rd मंथ होता है ना, तब हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये हाई कोलेस्टेरॉल होता है, इसमें कैंसर के चांसेस होते हैं, पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है, जॉइंटिस हो सकता है, लीवर इशू हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम जो है अगर सपोज हमारा जुपिटर खराब है तो ये डिसीजेस आने के हमें चांसेस हैं। तो और ऐसा नहीं है कि हमें वो चीजें आएगी ही, कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्टली हमारे से कुछ कुछ रेमेडी की जाती है जो हमें भी नहीं पता चलती है, उस चीज से हम बच जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है। तो अभी हम देखते हैं कि नंबर 4 जो है वो है राहु का। तो राहु अगर आपका वीक होता है, तो अग अनडायग्नोज डिसीज, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से हो रही है, वो आप डायग्नोज नहीं कर सकते। कभी आपको लगेगा पेट में प्रॉब्लम है, आप पेट वालों को दिखाओगे, वो बोलेंगे पेट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन वाले को दिखाएंगे नहीं आप एंडोस्कोपी करा। मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज जो है वो पकड़ में नहीं आता है। तो ये जो है ये राहु अगर वीक है तो ये चीजें होती है। और ऐसे पर्सन पे
ब्लैक मैजिक भी बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं, सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं, मर्डर होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये सारी चीजें इससे होती है। और अपना ब्रेन जो है ये भी अच्छे से वर्क नहीं करता है, अच्छा मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती चलते रहेगी। ये सारी चीजें होती है, इसमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एलर्जीज होती है। और आपकी नींद जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, कभी आपको नींद आएगी, कभी आपको नींद नहीं आएगी, कभी आपको मतलब आधी रात में आप उठ जाओगे, ये सब प्रॉब्लम होती है, पाइल्स प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें राहु वीक होने से होती है। फिर अभी देखते हैं हम 5 नंबर। 5 नंबर जो है ये है मरकरी का। तो ये इसमें जो है कि रिंग वर्म हो जाते हैं, बाल्डनेस आता है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड कफ, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है इसमें, स्किन ईचिंग होना, और स्किन पर वाइट स्पॉट होना, और स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, स्किन डिसीजेस जो भी है वो आते हैं। उसके बाद ईएनटी प्रॉब्लम होगी। और इसमें क्या है कि अगर आप अगर प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी के 7th मंथ में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका मरकरी वीक है तो, खराब है तो। और इसमें आर्म एंड शोल्डर में भी पेन होते हैं, हेडेक होने का चांसेस, मतलब हेडेक होगा, स्टैमरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ये मरकरी वीक होने से होती है। फिर हम देखते हैं कि वीनस, वीनस अगर अपना वीक है तो क्या होगा, ये तो चाइल्ड बर्थ में इशू देता ही है। उसके बाद यूरिनरी प्रॉब्लम आएगी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और मेल में लो स्पर्म काउंटिंग मतलब काउंट होता है, फिर मिसकैरेजेस होते हैं, सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीजें जो है ये वीनस से आती है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, तो उस पे आप ये डिसीज, कौन सी डिसीज आपको आ सकती है। और अगर सपोज आपको कोई डिसीज आ रही है तो आप ये समझ सकते हो कि ये क्यों आ रही है, आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो क्यों है, क्योंकि मरकरी मेरा खराब है, मरकरी मेरा वीक है। तो आपको मरकरी से रिलेटेड एनी टाइम आपको मरकरी से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए, जब ये मतलब मरकरी रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको इसका इलाज करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फिर अभी हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर होता है केतु का। केतु जो है अगर ये इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले जो मतलब जो इंसान का माइंड है ये जो है ना मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन आ जाता है इनमें, ये परेशान हो जाते हैं। और क्या होता है कि इनके इनमें बार बार ये लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जब केतु खराब होता है। तो इनमें हार्ट ब्लॉकेजेस होने के भी प्रॉब्लम होते हैं, यूरिन डिसऑर्डर होता है, कैंसर के चांसेस होते हैं, ट्यूमर के चांसेस होते हैं, सिस्टिक ग्रोथ होता है। अगर आपके बॉडी में कई सिस्ट है तो उसका ग्रोथ होने का कारण भी जो है वो होता है केतु। और लोअर बैक पेन हो गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड इशू हो गया, और वायरल इन्फेक्शन जो भी है, जो आपके थायराइड इशू हो गया। और 7 वाले को भी प्रॉब्लम ये होती है जैसे 4 वाले को होती है, वैसे 7 वाले को भी यही प्रॉब्लम होती है कि ब्लैक मैजिक जो होता है इन पे बहुत जल्दी अटैक करता है, जो भी ब्लैक मैजिक है। तो इनसे इन्हें बचना चाहिए। उसके बाद क्रैम्प्स आना, ये सारी चीजें जो है केतु अगर हमारा खराब है तो। और अगर हमारा सैटर्न खराब है तो क्रोनिक डिसीजेस आएंगे, तो बहुत दिनों से कुछ बीमारी चलते आ रही है, चलते आ रही है, तो वो चलते ही आते हैं। तो ये चीजें जो है ये आपका अगर सैटर्न खराब है तो होता है। ब्लड इन्फेक्शन होगा, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वीकनेस आएगा, और फिर आपको लेजीनेस फील होता है, गैस ट्रबल होगा। उसके बाद इंडाइजेशन होगा, हेयर फॉल होता है। उसके बाद 6 मंथ की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देगा ये। क्योंकि जब भी ये 6 मंथ्स में आपको प्रॉब्लम आएगी तो समझ समझ लेना कि हमारा सैटर्न खराब चल रहा है। फिर अभी हम देखते हैं कि नंबर 9 जो है ये है मार्स का। अगर मार्स जो है ये अगर वीक है तो हमें स्किन पे रेडनेस आ जाता है, कुछ कभी रैशेस आ जाएंगे। फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना मार्स का खून खराबा, ये मार्स का काम होता है जनरली। और पावर भी बहुत होती है इनके पास, और हर काम को कंप्लीट करने की भी पावर होती है। लेकिन अगर ये वीक हो जाता है तो ये ब्लड लॉस कराएगा। उसके बाद आपका
ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम आएगी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपको जलना, कटना, ब्लड क्लॉट होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड क्या है, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसमें जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब प्रेग्नेंट है उसके बाद जब सेकेंड मंथ होगा तो उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो आप रिलेट करके देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों को कब प्रॉब्लम आई थी, क्या आई थी, और तब आप ये समझ सकते हो कि उस टाइम आपका मार्स खराब था, मंगल खराब था, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स आई है। फीवर वगैरह ये सब मार्स खराब होने से ही आता है। तो ये सारे जो है ये हमारे प्लैनेट और उसके डिसीजेस है। तो अभी हम इसमें ये भी पता कर सकते हैं कि इसमें हम मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि अगर आपको आपका हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो आपका सन प्लस आपका राहु खराब है, चल है, इसीलिए आपको हेयर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इस टाइप का भी हम लोग पढ़ेंगे, ये कॉम्बिनेशंस भी मैं आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, फिर अभी हम देखते हैं इसमें ये कॉम्बिनेशन है कुछ जो अपने डेट ऑफ बर्थ में आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 5-1 का कॉम्बिनेशन आता है तो टीथ और स्किन इश्यूज देंगे ये। और 5 और 2 अगर आता है, 5-2 अगर आता है, और जरूरी नहीं है कि ये हमारा BN DN से ही आए। ये जो कॉम्बिनेशंस है ये हमारी जब ग्रिड बनेगी उस ग्रिड में जो जो कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे वो हम सब एक बार लिखेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा निकल रहा है। जो कॉमन निकल रहा है वो उसकी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा होगी, ऐसे हम वहां पर मतलब समझेंगे। फिर अभी हम देखते हैं कि अगर 5 और 2 अगर किसी का BN और DN आता है तो इनको क्या प्रॉब्लम होती है, फोबियाज होते हैं, अननेसेसरी फियर्स होते हैं। ये पर्सन जो है ये डिप्रेशन में चला जाएगा। और जैसे कि अब 1 और 8 अगर आता है तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये वीक आई साइट दिखाता है, हेडेक प्रॉब्लम दिखाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कैसे आते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें कोर्स में हम पढ़ेंगे। फिर जैसे कि ये कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी मैं आपको वहां उसमें कराऊंगी। कि जैसे कि फीवर आया है, किसी को फीवर है तो फीवर क्यों आया है, क्योंकि उसका सन प्लस राहु प्लस मार्स ये 3 प्लैनेट इसके खराब हुए हैं, इसीलिए इन्हें फीवर आया है। तो ये चीजें हमें मतलब कुछ कुछ मैडम कैसे पता पड़ेगा, जैसे फीवर मुझे आज भी आया है और हाँ, 4 महीने बाद भी फीवर आया है, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि अभी मेरा राहु खराब हुआ है, वो कैसे पता पड़ेगा? ओके। सर देखिए कि फीवर तो कभी भी आ सकता है, जा सकता है। तो अगर फीवर अगर आता है तो हमें ये रेडीमेड मैंने ऐसे बनाया है कि अगर फीवर आया है तो आपको समझ लेना है कि सन राहु और मार्स खराब है, इसीलिए आपको फीवर आया है। अच्छा, और इसको हम बहुत महादशा, उसके बाद प्रत्यंतर दशा, फिर उसके बाद हम तो हम इसमें ये भी सीखने वाले हैं, दशा महादशा प्रत्यंतर दशा। हाँ, तो हम मैडम एक दशा। बार कोर्स कंटेंट बता दूं क्या, आप ये स्टॉप यस सर, शेयरिंग यस करें सर, तो? यस सर, आप एक बार बताइए फिर मैं तभी बता। तो पता पड़ेगा कि इतना जो आप हाँ, सिखा रहे हैं तो इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें हैं कि नहीं और नहीं भी सर, बहुत। बहुत चीजें हैं इसमें, इसमें बहुत सारे रेमेडीज है, रेमेडीज तो इतने सारे हैं इसमें कि कोई हम्म, कोर्स अगर अलग से करे तो मतलब जितनी रेमेडीज एक कोर्स में होती है उतना रेमेडीज हमने इसमें कवर किया है। और जी। एक बार अगर ये सीख लेते हैं तो डेफिनेटली है कि आप जो भी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आए तो उस वो समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। क्योंकि बहुत सारे लोग बस बोलते हैं कि कितना दिन से मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, समझ ही नहीं सकते कि बीमार हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों बीमार हुए हो। ये हम्म, समझने के लिए आपको महादशा, अंतरदशा ये सब निकालते आना चाहिए, कौन से टाइम में आप बीमार होगे और कौन से महीने में बीमार हो गए, कौन से दिन बीमार हो गया, हम इतना सब निकाल सकते हैं। मतलब हम एक दिन, एक एक दिन का कैलकुलेशन करके एक एक दिन को पता कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें क्या हो सकता है। इतना हम इसमें सीख, इतना नैरो डाउन जाने वाले हैं हम लोग कि पर डे क्या हो सकता है, इतना हम सीखेंगे। तो और मैडम एक बार कोर्स कंटेंट बता दीजिए। यस सर। चलिए, कोर्स कंटेंट मैं शो कर देता हूँ, आप बता हाँ दीजिए। जी सर, हम इस कोर्स में
थ्री दोषास पढ़ेंगे और फाइव एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। और पूरा डीप में पढ़ेंगे कि फाइव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसका दोषा पे क्या इफेक्ट होता है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 1 to 9 क्लासिफिकेशन, 1 to 9 हम जो दोषा है वो 1 to 9 में कैसे क्लासिफाइड हुए हैं ये देखेंगे। फिर सिंगल दोष, बाय दोष एंड ट्राई दोषा ये सीखेंगे। फिर इनको हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए, और ये अगर इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा, ये बैलेंस होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर हम वात दोष को बैलेंस इम्बैलेंस देखेंगे, फिर पित्त दोष का बैलेंस इम्बैलेंस देखेंगे। फिर नंबर्स और उसके कौन से बॉडी पार्ट्स है, हमारे बॉडी में जो पार्ट्स है वो नंबर, मतलब हर एक नंबर के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये सारे हम बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नंबर एंड इट्स डिसीजेस। जो जो नंबर है, जैसे कि अब सन है, जैसे कि मून है, तो अब मून है तो उसके डिसीजेस कौन से है, जैसे अभी हमने शॉर्ट में देखा अभी, उसी उसी तरीके से। और फिर हम देखेंगे कि हाउ टू मेक वैदिक कुंडली, हम डेट ऑफ बर्थ से वैदिक कुंडली कैसे बनाएंगे। और उसके बाद इसमें हम महादशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम अंतरदशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद देवता नंबर्स कौन से होंगे, डेविल नंबर कौन से हैं, हम ये देखेंगे। फिर हम 1 to 9 नंबर के लिए कौन सी चीज खानी चाहिए, फूड सजेस्ट करेंगे कि इन्हें कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, कौन सी चीजों का इंटेक करना है। हम ये सब चीजें इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन से दिन फास्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये देखेंगे। फास्टिंग डेज देखेंगे एज पर 1 to 9 नंबर। फिर उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, हमें क्या सजेशन, मतलब हमें क्या सजेशन मिलेगा कि वो भी हम देखेंगे कि 1 to 9 नंबर्स के लिए। फिर अलग अलग योग देखेंगे, हम डिफरेंट योगास देखेंगे इसमें। जैसे कि डिप्रेशन हो गया, फिर डिप्रेशन है तो कौन सा योग हुआ जो डिप्रेशन आ गया। फिर हम देखेंगे कि यूरिनरी डिसीजेस जो है वो का मतलब वो क्यों, किस दोष से आ रही है, स्किन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वीक आई साइट कहाँ से हो रही है, मेंटली डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें और बहुत सारी रेमेडी, पूरे 9 प्लैनेट्स की हम रेमेडी सीखेंगे। पूरे उसे कैसे यूज करना, कैसे क्या करना, सब चीज हम इसमें कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब सीखने के लिए बहुत जैसा इंटरेस्टिंग कि है। मैडम ने बताया और कि इसके अंदर जो रेमेडीज है ना, उसका कोर्स ही इसमें कम से कम 150 से 200 रेमेडीज होती हैं, क्योंकि हर प्लेनेट की होती है, हर नंबर की होती है, हर दोषा की होती है। तो ओवरऑल मिला के आप इसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज होती है। केवल रेमेडीज का कोर्स भी आपको जिस एनर्जी एक्सचेंज में मिलता है ना, उतने में तो हम ये पूरा कोर्स ही आपको सिखा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज जो है, ये केवल और केवल बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 5 डेज की ये क्लासेस है। ये 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, 12:12 पे हैं। ये ईशा मैम खुद कंडक्ट करने वाली हैं, लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं ये, और मात्र मात्र 1770 रुपये में ये क्लास होने वाली है। आपके आने वाले जितने भी मेडिकल इशू हैं उसको आप अभी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को इसमें बेहतर बना सकते हैं। इसमें आपको मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग जो 6 मंथ तक रहेगी, पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपको मिलेंगे, और कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो जो भी इसके अंदर ज्वाइन करना चाहता है वो पेमेंट कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है। इसके अलावा मैम का एक कोर्स दूसरा भी है, जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अगर आप में से किसी ने भी मिस किया है वेबिनार, तो उसकी भी मैं एक छोटी सी आपको एक वो दे देता हूँ। 5 दिन का एक ये वर्कशॉप है जो एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। ये भी 24 तारीख से ही स्टार्ट है। ये 5:30 बजे का है, और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1717 रुपये, मात्र 1717 है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी को भी 1770 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट सारी की सारी सुविधाएं वो की वही हैं जो हर क्लासेस में आपको मिलती हैं। मैं आपको पेमेंट डिटेल बता देता हूँ, और आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे शेयर कर सकते हैं। देखिए, बैंक डिटेल आपको दी हुई है। क्रेडिट कार्ड के लिंक के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर 7665559566 पे जानकारी ले सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666।
आप स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों क्लासेस के लिए इकट्ठा पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और क्लासेस का नाम लिख दीजिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन हमने कल 3 बजे लिया था, जो कि हमारे चैनल मनीष के मौर्य नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब, वहाँ पर अवेलेबल है। और आज की रिकॉर्डिंग भी आपको 3 से 4 घंटे में वहाँ मिल जाएगी। मैडम, आप और कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं इसके, जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आएगा ये जी कोर्स करने के बाद, तो बता हाँ दीजिए। सर, बस 2 मिनट में बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं कि सबको सब चीज समझ आया। ये कोर्स जो है ये हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत बार हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये पता नहीं चलता है। तो ये हम हमारे डेट ऑफ बर्थ से ये पता कर सकते हैं और उसका हम अपने खुद से ही उसकी रेमेडी करके वो चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये और अपने घर में अगर कोई बीमार है तो क्यों बीमार है क्या है हम उसके लिए भी कर सकते हैं। या आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो ऑकल्ट से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि बार बार हेडेक की प्रॉब्लम होती है, बार बार इसकी प्रॉब्लम, तो एक बार, बस एक बार उसका आप डेट ऑफ बर्थ से भी उसको बता दोगे ना, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो अगर ठीक हो गया तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग भी मिलेगी। और ये कोर्स जो है अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। इसमें हमें क्या है कि हमारे बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स है वो किस किस प्लैनेट के हैं, हम ये चीज समझ जाएंगे। ये हमें बहुत काम आएगा, ये दूसरी जगह पे भी बहुत बार यूज होता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए और हम हमारा खुद का डॉक्टर क्यों ना बने। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, अगर आपका कोई डिसीज डायग्नोज नहीं हो रहा है तो आप हर डॉक्टर बोलेगा ये टेस्ट कराओ, फिर उसमें समझ नहीं आए फिर आप ये वाली टेस्ट कराओ, फिर ये कराओ। तो जब समझ नहीं आए तो हम इस जगह पे एक चीज कर सकते हैं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से देखो, आपकी महादशा अंतरदशा से देखो कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर उस टाइम अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो ये डायग्नोज करने नहीं देगा। तो आपको इस टाइम क्या करना है, उसकी फिर रेमेडी स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है और जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी आप रेमेडी करो। तो ये चीजें सब हम मतलब ये कोर्स करने के बाद हमें सबसे पहले अपने आप के लिए हम एक डॉक्टर बन गए, ये चीजें होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी बहुत है, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है इसमें पढ़ने में भी। और इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और लोगों के लिए भी यूजफुल है। हम हमारा फायदा तो करेंगे ही, लेकिन किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए भी करके दे सकते हैं। और सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी का BN DN ही पूछ ले, अगर हम उसका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ही निकाल दे, अगर मान लो किसी का 3 और 4 आया, तो आप 2 मिनट में ही बोल सकते कि आपको अस्थमा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या, या आपको ऐसे कुछ फील हो रहा है क्या। आप खुद ऐसे पूछ सकते हो, तो सामने वाला पर्सन आपसे इम्प्रेस तो हो गई होगा और वो बोलेगा कि आपने ये कैसे पहचाना। तो ये एक सिंपल सा उसका कॉम्बिनेशन से ही आप उसको ये बता सकते हो कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्टमक इशू हो सकता है। ये सारी चीजें जब हम ये कोर्स करेंगे उसके बाद ये सारी चीजें आप बता सकते हो, ये सब चीजें। तो अभी आपको समझ आ गया। और कोर्स से रिलेटेड किसी को कंटेंट कोई कंटेंट तो प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा है, हाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, 3 दिन भी पढ़ाया जाए आपको तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं मैम। हाँ जी सर, ले लीजिए। चलिए एक ले लेते हैं, डॉक्टर मधु पुरोहित जी का ले लेते हैं। जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आपने अभी जैसे जितना बताया उसमें बीएन को ही कंसिडर किया, तो डीएन का कोई रोल नहीं होगा? नहीं, BN and DN दोनों का भी रोल होता है। जब हम महादशा निकालेंगे तो हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और जब हम्म, हम ग्रिड बनाते हैं तो उसके अंदर हमें, मैंने इसीलिए सबसे स्टार्टिंग बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से इसीलिए किया क्योंकि हमें इस कोर्स में सबसे पहले हमारा बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर पता होना चाहिए। क्योंकि हमें ये हमारे ग्रिड में फिल करना होगा। हम एक वैदिक कुंडली बनाएंगे, उसके अंदर हमें इसे फिल करना होगा। उसमें आप वैदिक नंबर भी, सॉरी, आप बर्थ नंबर भी यूज करोगे और डेस्टिनी नंबर भी यूज करोगे। तब जाके आपको मतलब उससे कनेक्टेड दूसरे दूसरी नंबर से भी वो कनेक्ट हो होके अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि इतनी 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 प्रॉब्लम्स आ सकती है, और जो कॉमन प्रॉब्लम है तो ये आपको डेफिनेटली होना ही होना है। ये आप वहां पर एकदम श्योर शॉट बोल सकते हो। दशा और मैडम, अंतर्दशा भी निकालेंगे ना मैडम?
हाँ हेलो। सर। मैडम दशा और अंतरदशा भी निकालेंगे क्या? यस यस, उसके अंतरदशा और लिए दशा के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ लगेगा। और जो हम ग्रिड, जो वैदिक ग्रिड बनाएंगे उसमें हम बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, महादशा, अंतरदशा, अगर हमें एक दिन की दशा निकाली तो वो भी निकालेंगे। फिर उसके बाद सारे कॉम्बिनेशंस, एक इसमें हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं हमें, तो हम सब वो कॉम्बिनेशन से स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे मिसिंग नंबर्स कौन से आ रहे हैं, उसमें हमें कौन से नंबर की प्रॉब्लम आ रही है, और हमें किस चीज की रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम उसमें करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें मतलब इस प्लानट के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमें क्या चीज नहीं खाना चाहिए, क्या चीज हमें खाना चाहिए, और इसके लिए कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम करेंगे इसमें। अगर किसी का हमने केस लिया है, केस स्टडी अगर हमने की किसी की, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, सबसे पहले हमको उसकी बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर पता करेंगे, फिर उसकी महादशा निकालेंगे, अंतरदशा निकालेंगे। फिर उसके बाद इसको कब कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके लिए हम उसको सॉल्यूशन देंगे। फिर उसको हम बोलेंगे कि आप मतलब ये मंत्र चैंट करो, या आप काऊ को घास खिला दो, ये करो। और अपनी रेमेडीज जो है वो बहुत हार्ड नहीं होती, बहुत सिंपल है, सब घर में ही मिल जाएगा। घर से ही पूरी रेमेडीज बनेगी, बन जाएगी, ऐसा भी रेमेडीज है उसमें। तो ये सब चीजें हो जाएंगी। तो कुल मिला के मैडम ये कंप्लीट कोर्स है, मेडिकल का भी मोबाइल का भी, ठीक है। मोबाइल से भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं और मेडिकल न्यूमरोलॉजी से भी हम ये बता सकते हैं कि आपको हेल्थ के ऊपर क्या इश्यूज आने वाले हैं, और उसके सारे समाधान भी इसके अंदर सिखाने वाले हो आप, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया, आप करिए, पेड क्लास में आइए, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, 5 5 दिन की ये क्लासेस हैं। बाकी सारी जानकारी आप 7665559566 पर ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, कहीं से भी सीखिए, सीखते जरूर रहिए, अपने आप को अपग्रेड जरूर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, राधे राधे मैम। राधे राधे सर, राधे 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 ऑल ऑफ जी। यू, थैंक राधे यू। राधे।